वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। इनकेस अगर आपने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप एक बार जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। बिकॉज क्वेश्चंस करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तो आप एक बार ज़रूर वो वाली वीडियोस देख लीजिए। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। उससे पहले आपको बता दूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होता है। जैसे जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने उसको लिख रखा है यहाँ पर ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मगर फॉर्मेट कैसे होता है आज हम वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे होता है, सीरियल नंबर देन ट्रांजेक्शन, एक कॉलम में सीरियल नंबर आएगा, एक कॉलम में ट्रांजेक्शन आएगा। फिर पूरा एक ही कॉलम है, उसमें आप ऊपर लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। और यहाँ पर बीच में दो लाइन आ जाती हैं, यहाँ एसेट्स के नाम आएंगे जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आएंगे, और यहाँ लायबिलिटीज के नाम आएंगे जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आएंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट है आपका ऐसे, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, देन आता है आपका एक कॉलम जिसमें ऊपर लिखा होगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये स्पेस छोड़ रखा है, ये अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको फिल करेंगे। और सबसे टॉप पे लिखना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, जाहिर सी बात है, ऑफ जिसकी आप बना रहे हैं। जैसे हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बनानी है वो सुमित की बनानी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ सुमित। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। देखिए अकाउंट्स में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मेट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात। अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देखिए राइट स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके वो वाला क्वेश्चन एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने के बाद अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखी है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन लिखी है, ऐसे दिखाना होता है, सीरियल नंबर 1। आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या लिखी है, सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपके क्वेश्चन में लिखी है, सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब ट्रांजेक्शन्स पूरी लिखनी होती है, स्किपिंग नहीं होती है ट्रांजेक्शन में। जैसे नोट आपके क्वेश्चन में लिखी है बस पूरी एज इट इज ट्रांजेक्शन उठा के यहाँ पर लिखनी है। तो आपको अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है कि पूरी ट्रांजेक्शन उठा के सामने यहाँ पर लिख देनी है। अब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को करने का क्या तरीका था, हमने सीखा था कि सबसे पहले देखें कि जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम या ड्राइंग। उसके बाद देखिए कि उसमें किस में से इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज हो रहा है, और देन उसका रिकॉर्ड हम कर लेते हैं इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो कैश, एंड कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट। जब सुमित बिजनेस में कैश लेके आएगा तो कैश बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो एसेट हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, सुमित ने स्टार्ट किया, सुमित ओनर है, ओनर जो भी पैसा लाता है उसको किस नाम से बोलते हैं, कैपिटल के नाम से। तो दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है कैपिटल, और उसकी कैपिटल बढ़ रही है घट रही है, पैसा ला रहा है तो उसकी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो दो आइटम्स में इफेक्ट हुआ, एक कैपिटल पे, दूसरा एसेट पे। एसेट के अंदर कैश वो बढ़ रहा है और कैपिटल भी आपकी बढ़ रही है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, देखिए कैश किसका पार्ट होता है, एसेट का, तो यहां हमने लिख दिया कैश, ये कैश आया, कैश लिख दिया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रिकॉर्ड ऐसे करेंगे, एसेट के अंदर कैश, कितना कैश आया आपका, प्लस 50,000, कितना है, प्लस 50,000, तो हमने यहां लिख दिया। अब क्योंकि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो कैश लेके आया है और वो कहां जुड़ जाएगा, उसकी कैपिटल में, तो यहां भी जुड़ जाएगा प्लस 50,000। तो आप देखिए दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। इधर से वो कैश में लेके आया है 50,000, कैश में जोड़ दिया सेट में, उधर कैपिटल में 50,000 जोड़ दिया, तो आपकी जो दोनों साइड है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। इधर भी 50,000 प्लस हो गया और इधर भी 50,000 प्लस हो गया। यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0।
समझ आया? दोनों साइड देखिए आप इक्वल होगी 50-50। पहली ट्रांजेक्शन का यही है। आप कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे, भले एग्जाम में आए, ये वाली ट्रांजेक्शन तो आती ही आती है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसका ये इफेक्ट होता है, कैश जुड़ जाता है और इधर से कैपिटल में भी इंक्रीज आता है बराबर अमाउंट। आप देखिए दोनों साइड बराबर है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। अगली ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। पहली यहाँ पर चीज है फर्नीचर और दूसरी है कैश। फर्नीचर भी एसेट का पार्ट होता है, कैश भी एसेट का पार्ट होता है। फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश उसके बदले आपके पास से जा रहा है तो यहाँ पर एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों आइटम्स का इफेक्ट कहाँ जाएगा? वो दोनों ही एसेट साइड में जाएगा। देखते हैं कैसे। आपके पास से कैश गया, कितना गया? आपने फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपीज़ का, तो 6,000 का कैश चला गया। इसके बदले आपके पास क्या आ गया? तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। आपके पास और क्या चीज़ आ गई है इसके बदले? इसके बदले आपके पास आ गया है फर्नीचर, तो यहाँ प्लस में करके लिख देंगे फर्नीचर। यहाँ आपके पास फर्नीचर आ गया और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 6,000 का फर्नीचर। इधर से कैश गया 6,000 और उसके बदले आपके पास क्या आ गया? फर्नीचर। दोनों ही आइटम क्योंकि एसेट्स के थे तो यहीं पर इफेक्ट हुआ, प्लस 6,000 माइनस 6,000, नेट इफेक्ट क्या आ गया? 0। तो यहाँ हम सामने क्या लिख देंगे? 0 प्लस 0। यह आपका हो गया नेट इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का। इस ट्रांजेक्शन का जो नेट इफेक्ट आया वो ये आया कि आपका कैश चला गया, उसके बदले आपके पास क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। यहीं पर ही इसका बैलेंस 0 हो गया, तो सामने कोई इफेक्ट आया नहीं, वो भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन होती हैं वो तो एक साथ लिखते हैं। वैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये थी, सेकेंड ट्रांजेक्शन ये थी, दोनों हमने एक साथ लिखी। 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैसे बनती है? न्यू इक्वेशन ऊपर वाले दोनों बैलेंसेस को जोड़ के बनती है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन को ऐड करने के बाद बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद ही बन गई न्यू इक्वेशन। पहले वाली 2 ट्रांजेक्शन जब आप जोड़ लेंगे उसके बाद बनती है आपकी न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन करना क्या है? कुछ नहीं करना है। न्यू इक्वेशन में इन दोनों का टोटल कर लीजिए। 50,000 आपके पास कैश था, माइनस उसमें से 6,000 चला गया, कितना बच गया? 44,000 प्लस में और क्या है? इधर क्या आया? फर्नीचर, तो फर्नीचर आ गया 6,000 प्लस 44,000 प्लस 6,000, टोटल कितना होता है? 50,000। अब अगर अकाउंटिंग इक्वेशन सही होनी है तो सामने भी कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अगर बराबर चल रहा है तो इसका मतलब आंसर ठीक है। सामने कितना है? इधर 0 प्लस इधर कितना है? 50 प्लस 0 50,000। तो ये आ गया आपका, दोनों तरफ 50,000 है, इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है, जितना डेबिट कर रखा है उतना ही क्रेडिट कर रखा है, दोनों तरफ देखिए बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप एकदम सही अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है इन ट्रांजेक्शन में। तो 2 ट्रांजेक्शन के बाद हमने क्या बनाई? न्यू इक्वेशन, कि ये हमारी इक्वेशन आई है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या था? बोट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹15,000। आपने राम से गुड्स परचेस करे हैं उधार पर 15,000 रुपए के। अब यहाँ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए आपने गुड्स लिए हैं तो गुड्स स्टॉक होता है, और स्टॉक किसका पार्ट होता है? एसेट का। तो एक तो एसेट अकाउंट इफेक्ट हुआ। किससे लिए? राम से, वो भी किस पे? उधार पे। तो राम आपका कौन बन गया? क्रेडिटर। आपके सर पे कर्जा चढ़ गया, आपको राम को कल को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो राम बन गया आपका क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ा और दूसरी तरफ आपका कर्जा भी बढ़ा, तो एसेट भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ का जाएगा? एक एसेट में और एक जाएगा आपका लायबिलिटी में। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रिकॉर्ड ऐसे करेंगे, आपने स्टॉक लिया है, कहीं भी ऊपर स्टॉक लिखा है जी? नहीं लिखा, तो अब लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे हमारा थर्ड एसेट स्टॉक। स्टॉक लिख दिया, यहां उसका कोई इफेक्ट नहीं था, यहां नहीं था। अब ट्रांजैक्शन के जस्ट सामने लिखना होता है, ये आपकी ट्रांजैक्शन है, इसके सामने
सामने यहाँ पर कितने का स्टॉक लिया आपने, प्लस 15,000 का। तो 15,000 का आपने स्टॉक लिया है, देखिए एकदम ट्रांजैक्शन के सामने लिखा है, एकदम ट्रांजैक्शन के सामने 15,000, और इसके बदले आपके सर पे कर्जा चढ़ गया। क्या क्रेडिट हो गए आपके, अब लायबिलिटी के नीचे लिख देंगे क्रेडिटर्स, आपके सर पे कर्जा चढ़ गया, और क्रेडिटर्स, लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स, जिनसे उधार पे सामान लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स चढ़ गया, और क्रेडिटर्स के सामने भी अब कितना लिख देंगे, प्लस 50,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट आया नहीं है, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 0। समझ आया, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझ आया। आपने गुड्स लिए थे, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक के नीचे उस ट्रांजैक्शन के जस्ट सामने लिखना है, ऊपर नीचे कहीं नहीं, बस उसके जस्ट सामने 15,000 रुपये, एकदम उसके नीचे 15,000 आपने ऐड कर दिए कि स्टॉक लिया है 15,000 का, और उसके बदले आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स हैं वो, तो वहाँ पर भी 50,000, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन, और आप कहेंगे सर जब हमने पहले बनाई थी तो 2 ट्रांजैक्शन के बाद बनाई थी, अब हम एक ही ट्रांजैक्शन के बाद बना रहे हैं। सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फर्स्ट टाइम न्यू इक्वेशन बनती है वो 2 ट्रांजैक्शन के बाद बनती है, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दोबारा सुन लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो जो पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद बनती है न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन। अब देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हुआ। अब आपके पास कैश कितना है, 44,000, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 44, जितना पहले था उतना अभी भी है, कोई फर्क नहीं आया है। दूसरी तरफ फर्नीचर, ये भी अभी उतना ही है 6,000 का, तो ये भी उतना ही है, यहाँ पर भी कर देंगे प्लस 44,000 प्लस 6,000, ये हो गया 50। अब स्टॉक भी जुड़ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 15,000। टोटल देखिए इस साइड का 44 प्लस 6 50 प्लस 15 65,000। अब अगर सामने भी 65,000 आ जाए तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है। अब सामने देखते हैं, अब लायबिलिटी में क्रेडिटर जुड़ गए, यहां लिख देंगे प्लस 15,000, और आपकी कैपिटल तो पहले से ही चल रही है, प्लस 50,000, तो इधर 15,000 और प्लस 50,000 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होता है 65, और इधर का टोटल भी कितना आ रहा था 65। इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट चल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब वो लिखेंगे, क्या थी ट्रांजैक्शन, विड्रू कैश रुपीज 4,000, 4,000 रुपये का तो कैश निकाला है, एंड गुड्स रुपीज 5,000, 5,000 रुपये का स्टॉक निकाला है, फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए जब ऑनर पैसे निकालता है तो उसे क्या बोलते थे, ड्राइंग। क्या बोलते थे, ड्राइंग। अब उसने ड्राइंग में 2 चीजें निकाली हैं, एक कैश और एक गुड्स। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला तो कैश आइटम आ रहा है, कैश किसका पार्ट होता है, एसेट का, तो एक तो कैश इफेक्ट हुआ। दूसरा गुड्स, गुड्स होते हैं स्टॉक, और स्टॉक भी किसका पार्ट होता है, एसेट्स का, तो ये भी इफेक्ट हुआ। और तीसरा लिखा है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज वाले को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है, कैपिटल से, क्योंकि यहाँ कहीं हेड तो है नहीं ड्राइंग का, तो ड्राइंग कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को आइए रिकॉर्ड करते हैं। आपका 4,000 रुपये का तो कैश गया, तो ट्रांजैक्शन के जस्ट सामने 4,000 माइनस में, एक तो ये गया 4,000 रुपये का कैश, और क्या गया है जी, वो गुड्स भी ले गया है, माने स्टॉक ले गया है। कितने के लिए गया है, 5,000 रुपये के, तो 5,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। 4,000 रुपये का ये ले गया, 5,000 रुपये का ये ले गया, टोटल में कितने का सामान ले गया, 9,000 का। अब इधर माइनस 9,000 है, अकाउंटिंग इक्वेशन को सही करने के लिए सामने भी कितना होना चाहिए, माइनस का 9,000, तब तो आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज आंसर ठीक नहीं आएगा। तो अब देखते हैं कहां से माइनस होती है। आप भले ड्राइंग कैश में लीजिए, भले गुड्स में लीजिए, होती तो वो ड्राइंग ही है। टोटल में उसकी ड्राइंग कितनी है, 4 और 5 9,000, और ड्राइंग कहाँ से माइनस करती है, कैपिटल से। तो यहाँ से 9,000 रुपीज हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका माइनस का 9000। इधर भी -9, इधर भी -9, इसका मतलब हमने एकदम करेक्ट करा है। समझ आ गया इतना? टोटल ये ट्रांजेक्शन समझ आ गई। अब ट्रांजेक्शन लिख ली, अब फिर उसके बाद क्या बनानी पड़ेगी? न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनी। न्यू इक्वेशन क्या बनी? 44 - 4 40, तो ये तो प्लस का 40। अभी भी आपके पास 40,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है, फर्नीचर पे कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो वो प्लस का 6000। स्टॉक आपके पास कितना था? 15,000 का, जिसमें से ऑनर कितने का ले गया? ऑनर कौन है? सुमित, 5,000 रुपये का। अब स्टॉक कितने का बच गया आपके पास? 10,000 रुपये का। अब इधर का टोटल कर लेते हैं, 40,000 प्लस 6,000 46, 46 प्लस 10 56। अब अगर सामने भी 56 आता है तो आप एकदम सही चल रहे हैं, और अगर नहीं आता तो आपने कहीं ऊपर गलती कर दी। अब सामने देखते हैं, तो ये इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, तो यहाँ कितना लिखेंगे? प्लस का 50,000, और यहाँ 50 में से 9 चला गया, कितना बच गया? 41, तो ये हो गया प्लस का 41,000। अब दोनों का टोटल करके देख लेते हैं, 15 प्लस 41 56, और इधर का भी टोटल कितना आ रहा था? 56। दोनों साइड बैलेंस हैं, बराबर चल रही हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है, तो इसका मतलब आप एकदम करेक्ट चल रहे हैं। चारों समझ आ गई। पहला था आपका सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, कैश में ऐड हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया। दूसरा था परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, कैश में से 6,000 चले गए, उसके बदले फर्नीचर आ गया, वो भी एसेट का ही पार्ट होता है, ऊपर जोड़ दिया। नेक्स्ट था, इसके बाद हमने निकाली न्यू इक्वेशन, क्या थी वो? 50 - 6 44, और इधर 6 जोड़ गया 50, और इधर भी क्या रहा? 50 का। पहली न्यू इक्वेशन 2 ट्रांजेक्शन के बाद बनती है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन था, उधार पे गुड्स लिए 15,000 के, तो स्टॉक जुड़ गया, मगर साथ में कर्जा भी चढ़ गया, तो कर्जे में क्रेडिटर में जोड़ दिए, और कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके सामने लिखना था। अब फिर बनेगी न्यू इक्वेशन, तो 44, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, फर्नीचर 6 का ही है, और मगर स्टॉक अब आपका जुड़ गया 15,000 का, ये हो गया था 65, और इधर भी कितना हो गया था? 65। जो लास्ट ट्रांजेक्शन अभी हमने करी है कि गुड्स विड्रॉ करे हैं 5,000 के, कैश विड्रॉ करा है 4,000 का, पर्सनल यूज माने ड्राइंग, तो कैश में कितना माइनस हुआ? 4, गुड्स में कितना, स्टॉक में कितना माइनस हुआ? 5, टोटल कितना हो गया? 9, और ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है? कैपिटल से, तो कैपिटल से 9,000 माइनस कर दिया, और हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई? 44 - 4 40, इधर कोई चेंज नहीं है 6, इधर 5 माइनस करके 10, टोटल 56, और इधर भी टोटल 56। अभी तक बैलेंस चल रहा है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आती है हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 5। लास्ट ट्रांजेक्शन की जो न्यू इक्वेशन निकली थी वो क्या थी? कैश 40,000, फर्नीचर 6,000, स्टॉक 10,000, टोटल हो रहा था 56, और इधर हो रहा था क्रेडिटर आपके पास है 15,000 की, कैपिटल है 41 की, दोनों का टोटल भी 56 हो रहा है, तो दोनों तरफ बैलेंस है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब याद करिए कॉन्सेप्ट में आपको जब आपको बताया था, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो 2 से ज़्यादा अकाउंट को अफेक्ट करती है, 2 से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट करती हैं, और उस पर एग्जाम्पल भी यही वाला ही करवाया था कि आपके पास गुड्स हैं जिनकी कीमत 8,000 रुपये है, और आपने वो 25% के प्रॉफिट पे बेच दिए। अब यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स अफेक्ट हो रही है? पहला तो गुड्स, स्टॉक कम हो जाएगा अब आपका 8,000 से, क्योंकि वो आपने बेच दिया। दूसरा प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड आइटम होगी प्रॉफिट, जिसे हम इनकम बोलते हैं, और इनकम कहाँ ऐड होती है? कैपिटल में, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सर तीसरा आइटम हिडन है इसमें, ढूंढिए क्या है वो तीसरा आइटम? क्या है? एग्जैक्टली कैश। तीसरा आइटम है कैश। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ कहाँ लिखा है कि कैश में बेची है? क्या पता उधार पे बेच दी हो, ये भी तो हो सकता है कि उधार पे बेच दी हो, यहाँ तो कहा ही नहीं कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो अब ये कैसे जानेंगे कि ये वाली ट्रांजैक्शन कैश वाली है? तो इसके लिए एक नोट लिखना, जब क्वेश्चन एंड हो जाएगा उसके एंड में, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है, आप क्वेश्चन के एंड में लिखना
कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन अबाउट सेल्स, अगर सेल्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, वी विल कंसीडर इट ऑन कैश। अगर सेल्स ये नहीं बता रखा क्रेडिट है या कैश है, कुछ नहीं बोल रखा, तो हम उसको कैश मानते हैं। बट एक कंडीशन है, नो नेम इज गिवन इन दी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में कोई नाम नहीं होना चाहिए। अब जैसे इस ट्रांजेक्शन में किसी भी पर्सन का नाम नहीं है और यहाँ पर बता भी नहीं रहा कैश ऑन क्रेडिट है, तो हम यहाँ पर इसको कैश मान लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू राम, सिर्फ एक वर्ड जोड़ देते टू राम, तो फिर हम इसको क्रेडिट मानते। भले क्वेश्चन बोले भले ना बोले, हम इसको क्रेडिट मानते। क्यों? क्योंकि पर्सन का नाम आ गया तो इसका मतलब हमने उसको उधार पे ही बेचा होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं है, क्वेश्चन बता नहीं रहा, तो इसको हम क्या मान लेंगे? कैश। तो ये आपके लिए पहली सीख कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट सेल्स तो आप उसको कैश मानेंगे, बशर्ते उस पर नाम ना लिखा हो। नाम लिखा है तो क्रेडिट मानेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसका इफेक्ट देखते हैं। आइए, आपने कितने के गुड्स बेचे हैं जिनकी कीमत क्या थी उसके सामने लिखना है। कीमत थी जी 8,000 रुपये, तो माइनस का 8,000। कितने के बेचे हैं जी? एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% बेचे हैं। अब सर वो प्रॉफिट तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना सर, क्योंकि 8,000 के तो गुड्स थे, अभी प्रॉफिट भी जुड़ेगा तब पता चलेगा हमें कितना कैश आया। अब सर प्रॉफिट कैसे निकालें? आज जी देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी 8,000 का 25%, तो कैसे निकालते हैं? 8,000 इंटू 25/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 2,000। कितना आ जाएगा? 2,000 आया आपका प्रॉफिट, मगर आपको तो कितने पैसे मिले होंगे? 10,000। अब आप कहेंगे सर 10,000 कैसे? 10,000 ऐसे कि 8,000 रुपये की 8,000 रुपीज़ की आपकी चीज़ थी जो आपने बेची, उस पर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, जो कितना बन रहा है? 2,000 रुपये जी। तो 2,000 रुपये बन रहा है। 8,000 की चीज़ थी, 2,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लिए, कितना कमाया आपने? 2,000, और टोटल कितने आए आपके पास? 10,000। चीज़ कितने की थी? 8,000 की। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। प्रॉफिट इनकम होती है और इनकम हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस का 2,000, और यहाँ पर कोई चेंज आया नहीं, तो ये आपका जीरो रहेगा। ठीक, अब आप नेट इफेक्ट देख लीजिए, अगर गलत आए तो प्लस 10,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? प्लस का 2,000, और सामने भी कितना लिखा है? प्लस का 2,000। एकदम नेट इफेक्ट सही आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है। अब क्या बनती है इसके बाद? न्यू इक्वेशन। तो अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। 40 प्लस 10 कितना हो गया? प्लस का 50,000। इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस का 6,000। 10 का स्टॉक पड़ा था आपके पास, 8 और चला गया, अब कितना रह गया? प्लस का 2,000। अब इनको जोड़ लेते हैं जी। 50 प्लस 6 56 प्लस 2 58। अगर सामने भी 58 आ जाए सर तो आंसर ठीक आ जाएगा। अब देख लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये तो जी प्लस का 15,000 ही है। इसमें जी 41 प्लस 2 कितना हो गया? 43, तो ये हो गया जी 43। अब 15 प्लस 43 कितना होता है जी? 58 होता है, और इधर का टोटल भी कितना था? 58 था। इसका मतलब दोनों तरफ क्या चल रहा है? बैलेंस चल रहा है। मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है? एकदम सही है, करेक्ट है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या है आपकी? पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। सर ये क्रेडिटर वही हुए जिसको हमने उधार पे गुड्स बेचा था? हाँ जी, उधार पे गुड्स बेचा था? नहीं, खरीदा था। हमने जिनसे उधार पे गुड्स खरीदते हैं वो होते हैं क्रेडिटर, और जिनको उधार पे बेचते हैं वो हो जाते हैं आपके डेटर। तो हमने उधार पे गुड्स खरीदे थे। कितने के खरीदे थे जी? 15,000 के खरीदे थे, राम से खरीदे थे, और वो हमारा यहाँ पर दिखा भी रहा है जी 15,000 का कर्जा है हमारे सर पर, हमने खरीदे हुए थे गुड्स। अब आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए, आपके पास आए, आपने 15 में से 10 निपटा दिए। अब यहाँ कौन कौन सी 2 आइटम आ रही हैं सर जी? एक तो क्रेडिटर
चलो वो तो सर हम 10,000 से माइनस कर लेंगे। दूसरी हिडन है। हिडन क्या है बताइए? एग्जैक्टली कैश। देखिए पेड करा है ना आपने, तो पेड तो कैश में ही किया होगा सर जी। हाँ तो कैश हो गया। तो कैश और क्रेडिटर दो आइटम आए आपके। कितने रुपए दिए हैं आपने इसे? 10,000। तो यहाँ से 10,000 क्या हो जाएंगे? कैश में से माइनस हो जाएंगे जी। कैश में से 10,000 चले गए जी, और तो कोई इफेक्ट आया नहीं। और क्रेडिटर आपके कितने से कम हो गए? 10,000 से कम हो गए, क्योंकि आपने अब उसे पैसे दे दिए हैं। तो यहाँ से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, यहाँ कोई इफेक्ट आएगा नहीं। देखिए आपने पैसे दिए हैं तो आपके खाते में तो कम रहने चाहिए ना। अब आपने और उसे कितने पे करने हैं? 5,000 रुपये। तो इधर भी 10,000 माइनस हुआ, इधर भी 10,000 माइनस हुआ, मतलब बात क्या है? बराबर है। अब फिर क्या बनानी पड़ेगी? न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन देखते हैं। 50 माइनस 10 जी प्लस का 40,000 होता है ये तो। अच्छा सर फर्नीचर में तो चेंज ही नहीं है, तो वो तो प्लस का 6,000 ही रहेगा। स्टॉक में भी सर कोई चेंज नहीं है, तो वो भी प्लस का 2,000 रहेगा। इसका टोटल कर लेते हैं। 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 2 48। अगर सामने भी 48 आ जाए तो आंसर ठीक है। हाँ जी, तो सामने चेक करते हैं अब। 15 माइनस 10 प्लस का 5,000, और यहाँ तो जी कोई चेंज ही नहीं है, प्लस का 43,000। 43 और 5 कितना होता है जी? 48 होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। इधर भी 48 है जी, इधर भी 48 है। और आप देखिए अब आपके सर पे कर्जा सिर्फ कितना रह गया है? 5,000 रुपये का रह गया है। इतनी बात क्लियर हुई। लास्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी वो है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,000। अच्छा जी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मतलब इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई? इनकम। तो एक आइटम तो मिल गया जी इनकम। और इनकम कहाँ पर जोड़ते हैं जी? कैपिटल में, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं उसका हेड, तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। चलो सर जी एक तो आ गया। अब दूसरा तो हिडन है सर जी, मतलब रिसीव्ड हिडन। अब रिसीव्ड किस में करेगा जी? एग्जैक्टली कैश में करेगा। तो दूसरा हिडन आइटम हो गया आपका कैश। तो कैश किसका पार्ट होता है? एसेट का। और इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है वो किसका पार्ट होगा? कैपिटल का। कितना जी? 2,000 रुपये। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपको 2,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो जी प्लस कैश में 2,000 रुपये। अच्छा उसके बदले और कुछ आएगा सर जी? ना, यहाँ तो नहीं आएगा। अब वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, और इनकम कहाँ जाती है? कैपिटल में ऐड होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? प्लस का 2,000। तो इधर भी प्लस का 2,000, इधर भी प्लस का 2,000। दोनों तरफ देख लीजिए बैलेंस आ रहा है। हाँ जी सर जी, इधर भी 2,000 इधर भी 2,000 बराबर आ गए। तो ठीक है, हमारे सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो एंड हो गई। जो लास्ट वाली आप न्यू इक्वेशन निकालेंगे उसे न्यू इक्वेशन नहीं बोलते हैं। जो लास्ट सबसे लास्ट को ट्रांजैक्शन के बाद जो फाइनल हमारी इक्वेशन बनती है उसे न्यू इक्वेशन ना बोल के अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, जिसके लिए आपने सारा क्वेश्चन करा है। तो भले ट्रांजैक्शन 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, ना कि न्यू इक्वेशन। अब देखते हैं जी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आई है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आई है? 40 प्लस 2 42। ये तो आ गया जी सर जी प्लस में। इधर कोई चेंज नहीं आया, ये प्लस का 6,000। इधर कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में प्लस का 2,000। इसका टोटल कर लेते हैं। 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 2 क्या होता है? 50। तो सामने भी अगर 50 आ जाता है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो इधर देखते हैं प्लस का 5,000, और इधर 42 प्लस 43 प्लस 2 45,000। तो 45 और 5 कितना होता है जी? 50 होता है। इधर भी 50 इधर भी 50 बराबर आ गया। ये आ गई आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ गया। आपको जितने भी आगे क्वेश्चन करने हैं वो ऐसे ही करने हैं, इस फॉर्मेट के हिसाब से करने हैं। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि जो आप ऊपर हेड लिख रहे हैं सारी जो उससे रिलेटेड आइटम होंगे, जैसे कैश सारा उसी के नीचे, फर्नीचर उसी के नीचे, स्टॉक उसी के नीचे, इधर उधर नहीं करना। ठीक, और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी
पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यू इक्वेशन या ट्रांजेक्शन का आमने सामने चेक कर लीजिए, हमेशा क्या आ रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा। हमेशा देखिए हर ट्रांजेक्शन के बाद हमने चेक किया, हमेशा क्या आया हमारा, इक्वल आया। और क्योंकि जब आपका एग्जाम्स होता है तो उसमें 8 ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। अगर आप ये कंटिन्यूसली चेक करके नहीं चलेंगे तो हो सकता है सपोज कि आपने थर्ड ट्रांजेक्शन में मिस्टेक कर दी, आपने चेक करा नहीं ऐसे, और जब आप 10 ट्रांजेक्शन पे पहुंचे तब आपने देखा जी दोनों साइड तो मैच नहीं कर रही हैं, अब गलती कहाँ हुई है। चलो गलती भी लोकेट कर ली, थर्ड ट्रांजेक्शन में हुई है, मगर आप ये सोचिए कि अगर आप वो गलती करेक्ट करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा सही करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार आप कटिंग करेंगे। इसीलिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आप ध्यान से मैच करिए कि मेरी दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो लगे हाथों वहीं पर ही उसको करेक्ट करिए, ताकि आपकी आने वाली ट्रांजेक्शन्स में कोई गलती ना हो। अदरवाइज आपको बहुत लॉन्ग प्रोसीजर पड़ जाएगा, दोबारा से सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा वो वाला कट करके। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आज हमने कर लिया है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, थोड़ा इससे टिपिकल होगा, हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद थोड़ा इससे थोड़ा टिपिकल रखेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप देखिए राइट स्क्रीन पे आपको होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है वो आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से खुद करना है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, मगर ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको होमवर्क है। कल मैं आपको कराऊंगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे टिपिकल होगा। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन होमवर्क वाला कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। थैंक यू, जय हिंद।